नमस्कार। व्याकरण की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अलंकार। अलंकार में हमने सबसे पहले अनुप्रास अलंकार पढ़ा। अनुप्रास के बाद हमने यमक अलंकार पढ़ा। यमक के बाद हमने श्लेष अलंकार पढ़ा और श्लेष के बाद हमने उपमा अलंकार पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा अनुप्रास, फिर हमने पढ़ा यमक, फिर हमने पढ़ा श्लेष, फिर हमने पढ़ा उपमा और आज हम पढ़ेंगे रूपक, फिर पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा, फिर पढ़ेंगे उदाहरण और फिर पढ़ेंगे विरोधाभास। हमारी जो 12वीं कक्षा का जो सिलेबस है उसके अनुसार उदाहरण आखिरी अलंकार हैं और पहला अनुप्रास है। हमारे कुल मिलाकर 8 अलंकार हैं। अनिवार्य में कितने अलंकार हैं? 8। हमने अभी तक कितने पढ़ लिए? 4। कितने पढ़ लिए? और हमने कल कौन सा पढ़ा था? उपमा। कौन सा पढ़ा था? और आज हम कौन सा पढ़ेंगे? रूपक। कौन सा पढ़ेंगे? तो शुरू करते हैं। रूपक अलंकार। उपमा में तो क्या होता है? तुलना की जाती है। मैंने कल भी समझाया था कि ये तीन जो अलंकार हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इनमें केवल सीखने का एक ही तरीका है। आपको 3 अक्षर याद रखने हैं। उपमा में तुलना, रूपक में आरोपण और उत्प्रेक्षा में संभावना। उपमा में तुलना, रूपक में आरोपण और उत्प्रेक्षा में संभावना। याद रखें, एक समय में एक ही काम होता है। यदि कोई व्यक्ति एक समय में 2 काम करता है तो उसके हाथों से दोनों काम बिगड़ते हैं। यदि हम किसी वृक्ष की जड़ को पूरी तरह से सींचेंगे तो उसमें संपूर्ण रूप से फल व फूल आएंगे। उसी प्रकार व्यक्ति को अपने मूल या मुख्य कार्य पर ही ध्यान देना चाहिए। एक साथ 2 काम करने पर दोनों काम बिगड़ जाते हैं। जैसे खाना खाते समय हम टीवी भी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, तो समझ लो तीनों काम सही नहीं होंगे, किसी भी कंडीशन में सही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपका माइंड इतनी चीजों को एक साथ नहीं कर सकता है। अपना पूरा फोकस एक ही काम पे करें। जैसे हम आज पढ़ रहे हैं रूपक अलंकार, तो रूपक पे फोकस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं उसी पे ध्यान देंगे तभी जाकर के वो समझ में आएगा। अन्यथा हमारा आधा ध्यान तो जाने कहाँ है, आधा ध्यान कहीं और भटक रहा है। हम सोच रहे यार मेरा दोस्त वहां बस स्टैंड पे मेरा इंतजार कर रहा होगा और इधर क्लास में रूपक चल रहा है, तो समझ लो उसकी कतई पूरी नहीं पड़ेगी, कतई पूरी नहीं पड़ेगी किसी भी कंडीशन में। एक समय में एक काम करें और उसे पूरा मन लगाकर करें, तभी पूरा होगा। तो शुरुआत करते हैं। आज हमारा अलंकार कौन सा है? रूपक। इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, इसमें आरोपण किया जाता है। क्या किया जाता है? आरोपण। आरोपण से मतलब है प्रस्तुत के ऊपर अप्रस्तुत का आरोपण। किसके ऊपर? प्रस्तुत के ऊपर अप्रस्तुत का आरोपण। इसे ही रूपक अलंकार कहा जाता है। बहुत सारे लोगों को तो यही पता नहीं है कि प्रस्तुत क्या होता है, अप्रस्तुत क्या होता है। मैंने कल वाली क्लास में अच्छे से यही समझाया था कि प्रस्तुत किसे कहते हैं, अप्रस्तुत किसे कहते हैं, प्रस्तुत क्या होता है, अप्रस्तुत क्या होता है, और उपमेय और प्रस्तुत में समानता है या नहीं है। बताओ, है या नहीं है? बताओ, आप बताओ। प्रस्तुत और उपमेय एक ही होता है कि नहीं होता है? क्या भूल गया? नहीं भूले? चलते हैं। तो जहां प्रस्तुत में या प्रस्तुत पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां
प्रस्तुत के ऊपर अप्रस्तुत का या उपमेय के ऊपर उपमान का आरोपण किया जाता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। परीक्षा में इन अलंकारों में से 2 नंबर का प्रश्न आना ही है और मैं वही पढ़ा रहा हूं, उससे बाहर तो मैं आपको एक अक्षर भी नहीं समझा रहा हूं, वही अलंकार पढ़ा रहा हूं। मैं ऐसा तो कर ही नहीं रहा हूं कि हमारे सिलेबस में रूपक है और मैं आपको भ्रांतिमान पढ़ाने जा रहा हूं। जो आपके सिलेबस में है मैं वही आपको पढ़ा रहा हूं। और तो और जब हम पद्य भाग पढ़ते हैं तो हर लाइन में कोई ना कोई अलंकार अवश्य होता है। ये पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसे बता रहा है या नहीं बता रहा है, समझा रहा है या नहीं समझा रहा है। तो बड़े जहां प्रस्तुत के ऊपर अप्रस्तुत का या उपमेय के ऊपर उपमान का आरोपण किया जाता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। उसे रूपक अलंकार कहते हैं। अब ध्यान से बोर्ड पे देखें। जैसे आंखें कमल हैं। अब यहां मैं बहुत बार कहता हूं मेरी कक्षा में, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कम पढ़े, अच्छा पढ़े, उतना ही पढ़े जितना समझ में आए। गणित का एक सूत्र यदि याद है तो उदाहरण कोई सा भी आ जाए आप उसे हल कर सकते हैं। और यदि आपको सूत्र याद नहीं है तो आपके उदाहरण कैसे सोल्व होंगे? कभी नहीं हो सकते। उसी प्रकार आपको परिभाषा याद है, तरीका याद है, तो फिर आगे रटने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने यहां लिखा आंखें कमल हैं। यहां जो आंखें हैं, इन आंखों के ऊपर कमल का आरोपण किया गया है। मतलब ये तो प्रस्तुत हैं, ये तो क्या है? क्या है? और ये जो कमल हैं ये क्या है? शाबाश, अप्रस्तुत। तो यहां आंख के ऊपर किसका आरोपण है कि नहीं है? अवैध आरोपण, जबरदस्ती आरोपण। आंखें कमल है, चाहे आंखें कैसी हो उससे मतलब नहीं है, पर आरोपण किया, काय का किया? कमल का। कमल का आरोपण किस पर किया? आंखें कमल है, चाहे वो तो भले कैसी हो, ट्रक की हेडलाइट जैसी हो, पर आरोपण किसका किया? कमल का। किसका किया? तो ये प्रस्तुत हुआ और ये है अप्रस्तुत। ये क्या है? तो प्रस्तुत के ऊपर अप्रस्तुत का क्या है? आरोपण। अप्रस्तुत का क्या है? आरोपण। इसे ही रूपक अलंकार कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। आप बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब इसे उपमेय कह सकते हैं और इसे क्या कहेंगे? ध्यान से देखें, इसको हम क्या कह सकते हैं और इसको
आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। चेहरा चांद है। क्या लिखा मैंने? मायने ये नहीं रखता कि हमने कितना पढ़ा है, मायने ये रखता है कि हमने उसमें से कितना सीखा है। तो देखें, चेहरा चांद है, चेहरा चांद है। अब आप बताना चांद क्या है? मैंने यूं पूछा, चांद क्या है? अप्रस्तुत। चांद क्या है? और चेहरा? चेहरा चांद। वेरी गुड। तो चेहरे के ऊपर किसका आरोपण है? हाँ, चेहरे के ऊपर किसका आरोपण है? चांद का आरोपण किस पर है? और आप मुझे बताएं, चेहरा क्या हुआ? ठीक है। और ये चांद क्या है? अब देखो परिभाषा पे जाओ, प्रस्तुत के ऊपर, ये प्रस्तुत दिख गया के ऊपर, अप्रस्तुत का अप्रस्तुत दिख गया। बताओ आरोपण हो रहा है कि नहीं हो रहा? वेरी गुड। चेहरा चांद है, जबरदस्ती आरोपण। चेहरा चांद है। चेहरा बोले कैसे ही, उससे हमें कोई लेना देना है, पर है चांद है। क्या है? चांद। अगर ऐसे आ जाता चेहरा चांद के समान है तो कौन सा होता? उपमा। कौन सा होता? उपमा। चेहरा चांद के समान है, तब कौन सा होता? उपमा। पर यहाँ क्या है? चेहरा चांद। आरोपण किया ना, चेहरा चांद। तू मान या मत मान, मैं तेरा। बताओ जबरदस्ती हुई कि नहीं हुई? तू मान चाहे मत मान, मैं तेरा मेहमान। ऐसे मत चल जाना मुंह उठा। चलो आगे बढ़ो। दो उदाहरण है। मैं यही तो कहता हूं कि उतना पढ़ें जितना समझ में आए, जितना हम अच्छे से सीखें, ज्यादा की आवश्यकता नहीं। अगला देखें। तीसरा उदाहरण देखें। राम रतन, चलो धन ही पा देते हैं, आपकी इच्छा है कि धन ही पाओ सर। राम रतन धन पायो, राम रतन धन। अब यहां देखना, धन जो है, धन का आरोपण किस पर है? राम रतन पर। किस पर है? वेरी गुड। धन का आरोपण किस पर है? तो ये तो हुआ उपमेय। क्या हुआ? और ये कौन है? अच्छा मुझे बताओ, आप इसे और क्या कहते हैं? और इसे आप क्या कहते हैं? अब आप बताओ, गलती करोगे क्या? फिर भी करते हो तो तुम्हारी मर्जी। मैंने तो एक एक चीज समझा दी आप। राम रतन, अरे राम नहीं लिखो तो प्रेम रतन लिख दो, है? गाना है ना वो, प्रेम रतन धन पायो। तो तुम प्रेम वालो धन पाओ, चाहे राम वालो धन पाओ, पर यहां धन का आरोपण किस पर है? तो ये क्या हुआ? उपमेय। और ये क्या है? वेरी गुड, ये उपमान। और जहां प्रस्तुत के ऊपर अप्रस्तुत का या उपमेय के ऊपर किसका क्या किया जाता है? जबरदस्ती आरोपण किया जाता है, उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। जिसने ये कक्षा ढंग से देख ली या ढंग से समझ लिया, वो अपने जीवन में कभी रूपक में चोट नहीं खाए, कभी गलत नहीं करेगा। मैं सत्य कह रहा हूं, कभी गलत नहीं करेगा। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो मेरे सामने कक्षा में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, उनमें से कह रहा हूं, उनका ध्यान, मैं 1000 बार कह रहा हूं इसको ढंग से समझ लें, फिर भी उनका ध्यान भटक रहा है। ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं। आपने बड़े बड़े लोगों के मुंह से सुना होगा कि जो
मद में पागल हाथी होता है, मदमस्त हाथी होता है, ऐसा हाथी जो पगला जाता है, उसका कोई इलाज नहीं। क्या करेंगे उसको, जाने किस पे चढ़ेगा वो। हमारा काम है केवल पढ़ाने का, समझाने का। अब सामने वाला पढ़े या नहीं पढ़े ये उसकी मर्जी, समझे या नहीं समझना चाहिए ये उसकी मर्जी। हम उसे जबरदस्ती तो नहीं पढ़ा सकते, हम उसे बैठा सकते हैं केवल, जबरदस्ती उसके माइंड में घुसा सकते हैं क्या? नहीं घुसा सकते। ऐसा होता तो फिर तो पूछो ही मत, इंसान भगवान होता है कि नहीं होता? जबरदस्ती माइंड में घुसा सकते हैं क्या? नहीं घुसा सकते। चलें आगे। तो यहां तक हमने अच्छे से पढ़ा, आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं। चौथा उदाहरण देखें, एक दो और देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। चौथा उदाहरण देखें। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। यहां है अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज, इसको ध्यान से देखें। चरण सरोज, चरण सरोज। सरोज का मतलब होता है कमल। सरोज का मतलब क्या होता है? कमल। ध्यान से देखें। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो एक बार यदि आप भूल गए तो भूल गए। अरे बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, इधर प्रस्तुत लिख दिया, सॉरी इधर प्रस्तुत लिख दिया, इधर अप्रस्तुत लिख दिया, किधर क्या लिख रहे हैं उनको ही पता नहीं है, और किधर क्या लिखना है ये भी पता नहीं है। फिर भी दे रहे हैं लट, चलने दो धनाधन, दे धनाधन। और कोई सही करने की कोशिश करे तो फिर उसे क्या कहते हैं? बेवकूफ है। आपने देवनागरी लिपि पढ़ी? मैंने आपको पढ़ाई। देवनागरी लिपि की विशेषता में मैंने सबसे पहली विशेषता लिखाई कि यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। और किसी पढ़ाने वाले ने एक जगह से लिखा रखा है उल्टा, दाईं से बाईं लिखा दी। जहां क्या चलनी चाहिए थी? बाईं ओर से दाईं, वहां उसने लिखा दिया दाईं से बाईं। बच्चों ने पूछा कि उन्होंने ऐसे लिखा है, आपने ऐसे लिखा है, तो पता है क्या कहते हैं? कि उनको आता ही नहीं। तो जमाना कुछ भी कह सकता है, कह सकता है कि नहीं कह सकता? जमाने का कोई भरोसा नहीं है। मैं कह रहा हूं ना कि जब अपने ही अपने ना हुए तो गैरों से क्या शिकवा है? जब अपने ही अपने ना हुए तो गैरों से क्या शिकवा, क्या शिकायत करें हम इनसे? हैं? क्या शिकायत करें? तो लोगों का कोई भरोसा नहीं। लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। चलें आगे। चरण सरोज, चरण सरोज, सरोज ना होता है कमल। सरोज ने क्या होता है? अब यहां चरण के ऊपर ध्यान से सुन लेना, यहां चरण के ऊपर कमल का आरोपण है। कमल का क्या है? अब भी समझ में आया कि नहीं आया? मैं डबल बोलता हूं, ध्यान से देखना। चरण है, यहां कमल, देखो अति आनंद उमगी अनुरागा, प्रेम के कारण अत्यधिक आनंद
उमड़ने लगा, और वह चरण रूपी कमलों को क्या करने लगा, पखारने लगा, धोने लगा। अब यह चरण कमल, तो कमल का आरोपण किस पर है, चरण पर। कमल का आरोपण किस पर है, वेरी गुड, कमल का आरोपण किस पर है, तो चरण क्या हुआ, आप बताएं क्या हुआ, जिसे और आप क्या कहते हैं, ये क्या हुआ, अप्रस्तुत, और क्या कहते हैं, बोलो, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अगर कहीं आपको ऐसे दिखने को मिले, देखने को मिले, कैसे, चरण कमल, अब बताओ यहां भी कौन सा अलंकार है, रूपक, कौन सा है, बात एक ही हुई कि नहीं हुई, पर्यायवाची हुआ कि नहीं हुआ, कमल का ही तो पर्यायवाची है, हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं हिंदी हिंदी है, पढ़ो तो हिंदी है और नहीं पढ़ो तो हिंदी है। हिंदी में बहुत दम है, बहुत दम है, और बिंदी भी यही लगाती है, ध्यान से देखें। अब यहां भी कमल का आरोपण किस पर है, तो ये क्या हुआ, शाबाश, और ये क्या हुआ, बताओ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। एक उदाहरण और देखते हैं। मैं ये कक्षा 12वीं की अनिवार्य हिंदी के पाठ 1 हरिवंश राय बच्चन, याद आया, कि आत्म परिचय अंश से लिया गया एक वाक्य है या एक लाइन है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, किसका पान, इधर देखो, मैं स्नेह सुरा का, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। अब यहां शराब तो है, पर कैसी है, प्रेम रूपी, कैसी शराब, कवि कह रहा है कि मैं प्रेम रूपी शराब का, इधर देखो, कवि कहता है कि मैं प्रेम रूपी शराब का पान करता हूं, कैसी शराब का, प्रेम रूपी, कैसी शराब का, प्रेम, मैं प्रेम रूपी मदिरा, सुरायन होता मदिरा, मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता रहता हूं। मैं मदिरा तो पीता हूं, मगर कैसे पीता हूं, प्रेम रूपी, कैसे पीता हूं, प्रेम रूपी। तो यहां जो शराब है, इसके ऊपर किसका आरोपण है, प्रेम का, किसका है, शराब तो है, मदिरा तो है, पर मदिरा कैसी है, प्रेम। चले आगे। तो हमने इसके रूपक अलंकार के 6 उदाहरण पढ़े। सबसे पहले हमने परिभाषा पढ़ी, जहां प्रस्तुत के ऊपर अप्रस्तुत का आरोपण किया जाता है, उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। इसके बाद हमने 6 उदाहरण देखे और अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़े तो इसमें कोई जबरदस्ती तो नहीं। चलें आगे। ठीक है, अब हम अगला अलंकार जो पढ़ेंगे वो चलेगा उत्प्रेक्षा। कौन सा अलंकार चलेगा, उत्प्रेक्षा। और याद रखें, उपमा, रूपक या उत्प्रेक्षा में से एक प्रश्न तो आ ही जाता है पेपर में, या तो उपमा में से आ जाता है, या रूपक में से आ जाता है, या किसमें से, या तो उत्प्रेक्षा में से आ जाता है, या उपमा से आ जाता है, या रूपक से, तीनों में से एक प्रश्न तो आ ही जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें देखो, जहां प्रस्तुत में
प्रस्तुत की संभावना की जाती है। कितना सीधी परिभाषा है, देखना कैसे। मैं इस प्रस्तुत और अप्रस्तुत में आपको 3 शब्द दे रहा हूं। कितने शब्द? 3 शब्द। और ये 3 शब्द 3 अलंकार का काम करेंगे। आप ऐसे याद रख सकते हो, पॉल ठाकुर कितने आदमी थे? 3। कितने आदमी थे? अब देखो 3 शब्द दे रहा हूं। जहां प्रस्तुत की तुलना अप्रस्तुत से की जाती है। एक शब्द तो दिया मैंने, तुलना। जहां प्रस्तुत की तुलना अप्रस्तुत से की जाती है तो वहां कौन सा होगा? देख कितना सीधा है। दूसरा देखो, जहां प्रस्तुत के ऊपर अप्रस्तुत का क्या किया जाता है? आरोपण। ये दूसरा शब्द है आरोप। कौन सा रूप अलंकार हो गया? अरे कितना सीधा है रूपक अलंकार। मैं केवल 3 शब्द सिखा रहा हूं प्रस्तुत और अप्रस्तुत के बीच। जिसने ये 3 शब्द ढंग से सीख लिए, समझ लो उसका काम कंप्लीट। क्यों? क्योंकि उसको इसमें कोई गलती नहीं होगी कभी। अगला देखना, प्रस्तुत और अप्रस्तुत। मैं यहां सिखा रहा हूं संभावना। जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की क्या की जाती है? संभावना। जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की क्या की जाती है? उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार। कितनी शानदार ट्रिक है। केवल 3 आदमी याद रख लो, तुलना, आरोपण, संभावना। तुलना करेंगे तो यूं करेंगे, देखो इधर तुलना करेंगे तो ऐसे करेंगे, आरोपण करेंगे तो इधर से इधर करेंगे, और संभावना करेंगे तो अप्रस्तुत की प्रस्तुत में करेंगे। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। एक तरफ तो यूं जाएंगे और 2 तरफ यूं आएंगे। एक तरफ तो यूं जाएंगे, देखो एक तरफ तो यूं जाएंगे, 2 तरफ यूं आएंगे। ठीक है, मैं उत्प्रेक्षा और पढ़ा देता हूं। उत्प्रेक्षा पढ़ाने के बाद तीनों को मैं ट्रिक के साथ आपके यहां बोर्ड पे सेट कर दूंगा। फिर जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकता है, नहीं लेना चाहे वो कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं, चलते हैं। उत्प्रेक्षा, जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना की जाती है। अब यहां भी प्रस्तुत की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? उपमेय। और अप्रस्तुत की जगह हम क्या लिख सकते हैं? उपमा। प्रस्तुत की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वेरी गुड। और अप्रस्तुत की जगह उपमान। तो जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना की जाती है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे जैसे अब इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। पहला उदाहरण समझा रहा हूं। क्या लिखा मैंने? मानो चांद है, चेहरा मानो चांद है। इसमें एक चीज और याद रख लेना, पहचान। क्या याद रख लेना? पहचान में मनु, माना, माना की, जनहु, जाना, जाना की, और एक और मनहु,
ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, ये वाले, ठीक है। अब यहां देखो, चेहरा मानो चांद, चेहरा मानो, संभावना की जा रही है, की जा रही है कि नहीं की जा रही है? चेहरा, चेहरा क्या है? मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब, चेहरा क्या है? उपमेय, या इसका दूसरा नाम क्या है? तो ये तो हो गया प्रस्तुत, है ना। और ये क्या है? है ना, अप्रस्तुत। अब चांद की संभावना किसमें की जा रही है? प्रस्तुत की संभावना किसमें की जा रही है? सॉरी, अप्रस्तुत की संभावना किसमें की जा रही है? अप्रस्तुत की संभावना किसमें की जा रही है? परिभाषा देखो, प्रस्तुत में किसकी की जाएगी? तो प्रस्तुत में किसकी की जा रही है? चेहरा मानो, संभावना की जा रही है ना, चेहरा मानो। और देखो, आंखें मानो कमल है, आंखें मानो, या आंखें क्या है? वेरी गुड, आंखें क्या है? और कमल क्या है? अप्रस्तुत। अच्छा, प्रस्तुत का दूसरा नाम क्या है? और अप्रस्तुत का? यहां आंखों में कमल की क्या की जा रही है? संभावना। क्या की जा रही है? मतलब प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना की जा रही है। आंखें मानो, आंखें मानो कमल हैं, संभावना की जा रही है ना, संभावना की जा रही है ना। तो कौन सा अलंकार हुआ? उत्प्रेक्षा। कौन सा हुआ? तो ऐसे याद रखना है, जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना की जाती है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। ठीक है, अपन और उदाहरण देखेंगे, पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो अन्य उदाहरण देखते हैं। देखो, दादुर ध्वनि चहु और सुहाई, दादुर ध्वनि चहु और सुहाई, मनहु वेद पढ़त बटुक समुदाय। इसको देखें, दादुर कहते हैं मेंढक को, मेंढकों की ध्वनियां चारों ओर सुनाई देने लगी, ऐसा लगने लगा मानो, ऐसा लगने लगा, आ गया ना, ये देखो पहचान चिन्ह आया, मानो बगुले वेद पढ़ रहे हो, मानो बगुलों का समुदाय क्या पढ़ रहे हो? वेद पढ़ रहे हो। ठीक है, शब्द आया कि नहीं आया? मनहु, मनु माना माना की, मनहु माना माना की, जनहु जाना जाना की, मनहु आ गया। ये देखो, अन्य उदाहरण देखो, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात,
मनहु मानहु नील मणि सेल पर, मानहु नील मणि सेल पर, आतप पर्यो प्रभात। भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर, ध्यान से उदाहरण को समझिए, मैंने यही आपको पहले भी कहा है कि मायने ये नहीं रखता कि हमने कितना पढ़ा है, मायने ये रखता है कि हमने कितना सीखा है। तो सीखना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर ओढ़ा हुआ पीला वस्त्र ऐसे शोभा देता है मानो जैसे, ध्यान से सुन लीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर ओढ़ा हुआ पीला वस्त्र ऐसा शोभा देता है मानो जैसे, या मानो नीलमणि पर्वत के ऊपर प्रातः काल के प्रभात की किरणें पड़ रही हो, प्रातः काल के प्रभात की किरणें पड़े ऐसे वह वस्त्र शोभा देता है। किसके शरीर पर? भगवान श्री कृष्ण के शरीर। कौन सा शब्द मिल गया आपको? मानहु। गलत बोल रहे हो आप। कौन सा मिला? कौन सा मिला? उदाहरण तो अनेक है, उदाहरण से काम नहीं है, बहुत सारे हैं, इससे तो बहुत सारे, परंतु हमें कितना समझ में आ रहा है ये जरूरी है। और सुनो, अति कटु वचन जबके कई बोली, मानहु लोन जरे पर देही। ये उदाहरण भी उत्प्रेक्षा का है, परंतु ज्यादा उदाहरण से क्या करेंगे? ज्यादा उदाहरणों से हमें कॉपियां थोड़ी भरनी है, हमें तो सीखना है। हमें तो क्या करना है? सीखना है। ठीक है भैया, यहां तक हमने उत्प्रेक्षा अलंकार क्लियर कर लिया पूरा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद हम तीनों अलंकारों का एक साथ विश्लेषण करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं। अब हम तीनों अलंकारों को एक साथ विश्लेषण करेंगे। कहां क्या आना है? जमाने में कोई किसी का साथ नहीं देता, याद रख लेना। कोई किसी का साथ नहीं, अकेले आए हो अकेले जाएंगे, कोई किसी का साथ नहीं। हाँ, मैंने एक लड़के से कहा किसी काम के लिए, तो पता है कहते कहते मैं थक गया, पर वो काम आज तक पूरा नहीं हुआ। तो जमाने में कोई किसी का साथ मैं कह रहा हूं नहीं देता है। और ये जो YouTube पे जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं ये प्रयास कर रहा हूं, इस सबके पीछे एक लड़के की मेहनत है। और वो एक लड़का है हमारे कक्षा 12वीं में, उसका नाम है आशाराम। ये उसी की मेहनत है, अन्यथा मुझे कोई यूट्यूब पे कुछ नहीं आता, मैं तो केवल क्लासे पढ़ाता हूं। पर ये उसी की वजह से है सब कुछ, क्योंकि ये सारी जो मेहनत कर रहा है
वो ही करता है। मेरा तो काम केवल पढ़ाने का है। पहले भी ऐसे ही पढ़ा रहा हूं, पहले भी ऐसे ही पढ़ा रहा था, अब भी ऐसे ही पढ़ा रहा हूं। मैं तो केवल पढ़ाने वाला हूं। इस पैर को हटा ले भैया, शर्म कर, थोड़ी शर्म। तो मेरा तो काम है पढ़ाने का, पढ़ा रहा हूं। इसने कहा क्यों ना सर, पढ़ा तो रही हो, वजन तो लग ही नहीं रहा है। अपन वीडियो बना लेते हैं, यूट्यूब पे डाल देते हैं, जो पढ़ेगा उसका भला, जो नहीं पढ़े उसका भी भला। तो ठीक है, अब हम तीनों अलंकारों की समरी करते हैं, उनको ढंग से विश्लेषण करते हैं, कहां हमें क्या करना है। एक तो है उपमा, दूसरा है रूपक और तीसरा है उत्प्रेक्षा। ठीक है, उपमा में आपको पहले तो तीनों पे प्रस्तुत अप्रस्तुत लिख लें ताकि अपन गलती नहीं करें। यहां भी प्रस्तुत लिख दिया, यहां भी अप्रस्तुत लिख दिया, यहां भी प्रस्तुत लिख दिया, यहां भी अप्रस्तुत लिख दिया। उपमा में क्या होता है, प्रस्तुत की तुलना अप्रस्तुत से की जाती। मतलब कुल मिला के हम क्या करते हैं, तुलना। शाबाश, क्या करते हैं तुलना। और इन्हीं के अन्य नाम कौन से हैं? शाबाश, उपमेय। ध्यान से देखना, यहां हम केवल क्या करते हैं, तुलना। क्या करते हैं, तुलना। किसकी किससे करते हैं? जिधर मैं चिन्ह लगा रहा हूं, जिधर मैं चिन्ह लगा रहा हूं उससे करेंगे। प्रस्तुत की किससे करेंगे? उदाहरण देखें, उदाहरण देखें। चेहरा चांद के समान है, चेहरा चांद के समान है। तो चेहरे को किसके समान बताया गया है? चेहरे की तुलना किससे की गई है? तुलना करी ना, चेहरे की तुलना किससे है? ये लो भाई, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। रूपक में क्या होता है, प्रस्तुत के ऊपर अप्रस्तुत का आरोपण। आरोपण इधर से करेंगे, ठीक है। तो अप्रस्तुत का आरोपण किस पर किया जाएगा? ठीक है, किस पर? और क्या करेंगे? आरोपण। दूसरा शब्द ये याद रखना है। उदाहरण देखें तो ये उदाहरण ले लेते हैं। चेहरा चांद है, ये लो। यहां हमने क्या किया, चेहरे पर चांद का क्या कर दिया? आरोप। ये तो प्रस्तुत हैं, ये अप्रस्तुत हैं, तो अप्रस्तुत का आरोपण किस पर कर दिया? प्रस्तुत पर। हो गया ना, ये लो। इसके बाद यहां बढ़ते हैं। यहां हमको एक शब्द और याद रखना है, और वो कौन सा है? संभावना। इसमें प्रस्तुत में अप्रस्तुत की क्या की जाएगी? प्रस्तुत में अप्रस्तुत की क्या की जाएगी? संभावना। उदाहरण देखें, उदाहरण देखें तो इसी उदाहरण को ले लेते हैं। चेहरा मानो चांद है, चेहरा मानो चांद है। ये लो, यहां चेहरे में चांद की क्या कर दी? संभावना। वेरी गुड, क्या कर दी? तो कुल मिलाकर केवल 3 शब्द याद रखने हैं। कितने शब्द? पहला याद रखना है तुलना, दूसरा, तीसरा। इसी के साथ आज की हमारी कक्षा यही समाप्त होती है। अब कल मिलते हैं। धन्यवाद।